अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर किसी पाकिस्तानी साहब ने लिखा है कि चंद साल पहले की बात है, मैं दुबई में यूरोप के मुल्क हंगरी की एक कंपनी में काम करता था। वहां मेरे साथ हंगरी का एक इंजीनियर मेरा कोलीग था। उसके साथ मेरी काफ़ी बातचीत थी। एक दिन हम लोग पैकेट वाली लस्सी पी रहे थे, जिसे वहाँ मुकामी ज़ुबान में लबन बोलते हैं। मैंने इसको बोला कि ये लस्सी हम घर में बनाते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला कैसे? मैंने उसे कहा कि हम लोग दही से लस्सी और मक्खन निकालते हैं। वो और भी हैरान हो गया, कहने लगा ये कैसे मुमकिन है? मैंने बोला हम गाय का दूध निकाल कर उसका दही बनाते हैं, फिर सुबह मशीन में डालकर मक्खन और लस्सी अलग अलग कर लेते हैं। ये हाथ से भी बना सकते हैं। वो इतना हैरान हुआ जैसे मैं किसी अनोखी दुनिया की बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि ऐसी बातें मेरी दादी सुनाया करती थी। फिर कहने लगा मेरी बात लिख लो, तुम लोग भी कुछ सालों तक ऑर्गेनिक यानी खालिस देसी चीजों से महरूम होने वाले हो। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगा हंगरी में भी ऐसा हुआ करता था, फिर सारी मईशत यहूदियों के हाथ में आ गई, इंतजामी मामलात भी यहूदियों के हाथ में आ गए। उन्होंने क्वालिटी और सेहत के हवाले से मीडिया पर कैंपेन चलाई और जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें थीं उनको सेहत के हवाले से नुकसानदेह करार दे दिया, जैसे खुला दूध, खुली रोटी, गोश्त, होटल, फ्रूट वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? ब्रांड मुतारफ हो गए जो इंटरनेशनल लेवल के मायार के मुताबिक थे। वैसे इंटरनेशनल मायार भी तो ये लोग खुद ही तय करते हैं। इसी तरह गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियां मार्केट में आ गईं। उनका गोश्त डब्बों में अच्छी खूबसूरत पैकिंग के साथ मिलने लगा और जो आम बेचने वाले थे उन पर अदारों के छापे पड़ने लग गए। मीडिया में उनको गंदा किया जाने लगा। नतीजा क्या निकला? गोश्त का काम करने वाले छोटे कारोबारी लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा और जो थोड़ा सरमायादार थे, गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियों ने उनको अपनी फ्रेंचाइजीज दे दी। अब वो कंपनियों का गोश्त फरोख्त करने लगे। आम कसाई गोश्त वाला जानवर लेकर ज़िबा करके गोश्त साफ करके बेचता, बड़ी बेईमानी करता तो गोश्त को पानी लगा लेता। और कंपनियां क्या करती वो किसी को नहीं पता। पूरा जानवर मशीन में डालते, उसका कीमा कीमा करते, गोबर और आंतों समेत, फिर उसमें केमिकल डालकर साफ करते, उसको लंबा अरसा तक महफूज करने के लिए और केमिकल डालते, फिर उसके मुख्तलिफ साइज़ के पीस बनाकर पैक करके मार्केट में डाल देते और लोग ब्रांड के नाम पर खरीदते। गैर ममालिक में रहने वालों को गोश्त कंपनियों का अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। बड़ी कंपनियां किस तरह से अवाम की जहन साजी करती हैं, इसकी मिसाल गधे के गोश्त का ड्रामा था जो मीडिया पर रचाया गया ताकि लोग बड़ा गोश्त ना खाएं और मुर्गी की तरफ वापस आएं। क्या अब मुल्क में गधे ख़त्म हो गए हैं? नहीं, बल्कि सेल्स टारगेट हासिल हो रहे हैं। भैंसों को शहरों से क्यों निकाला गया? ताकि खालिस, ताज़ा, सस्ते दूध की जगह डिब्बे वाला दूध फरोख्त हो। जब मतलूबा टारगेट पूरे नहीं हुए तो खुले दूध के पीछे पड़ गए। इसी तरह दूध वालों के साथ भी किया। पहले उनको मार्केट में गंदा किया मीडिया पर कैंपेन चलाकर, फिर उनको अपनी फ्रेंचाइजीज दे दी और अपना दूध बेचना शुरू कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो दूध आम और छोटे फार्मर से आता है, जो किसी किस्म का केमिकल ना तो जानवर को खिलाता है और ना दूध में कोई केमिकल डालता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? पानी डाल लेगा। ज़्यादा डालेगा तो वो भी लोगों को पता चल जाएगा। और जो नेस्ले मिल्क पैक और दूसरे टेट्रा पैक वाले हैं, वो दूध को लंबे अरसे रखने के लिए क्या क्या केमिकल डालते हैं और फार्मों में क्या क्या जानवरों को खिलाते हैं, वो दूध सही है या किसान वाला? दुबई में दूध की एक्सपायरी डेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा केमिकल होगा और उतनी कीमत कम होगी। एक ही कंपनी का दूध अगर टेट्रा पैक में खरीदेंगे तो 3 दरहम फी लीटर कीमत है, उसी कंपनी की बोतल फ्रेश वाली खरीदेंगे तो 6 दरहम लीटर। और आजकल ऑर्गेनिक दूध भी मार्केट में आ गया है जो 14 दरहम फी लीटर है। मुझे ये बताएं कि सीधा दूध निकाल कर 14 दरहम का बिक रहा है तो क्या ज़रूरत है पैकिंग करके 3 दरहम का बेचने की? दुनिया में लोग अब ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं और हम बदकिस्मत लोग ब्रांड्स के हत्थे चढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान में भी बड़े बड़े डेयरी फार्म बन रहे हैं और हर दूसरे रोज़ हुकूमत दूध वालों पर छापे मार रही होती है और मीडिया पर दिखा रही होती है कि दूध में ये मिलाया वो मिलाया। ओ भाई, अगर कार्रवाई करनी है तो मीडिया पर शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? क्यों लोगों का एतबार उठाने के लिए जहन तब्दील कर रहे हैं?
अब आपके जहन में ये सवाल लाजमी आएगा कि दुनिया की हर तबाही को यहूदियों से क्यों जोड़ा जाता है। तो इसके जवाब में उन साहब का कहना यह है कि आप दुनिया के सब बड़े ब्रांड्स और पैक्ड फूड्स कंपनियों के मालिकान की लिस्ट निकाल लें और बहुत आसानी से उनके नाम की प्रोफाइल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर चेक कर लें या फिर उन नामों को गूगल पर सर्च कर लें तो उनकी प्रोफाइल पर आपको उनका मज़हब यहूदी ही मिलेगा। दुनिया के ज़्यादातर कारोबार के मालिक यही यहूदी हैं। कारोबार के साथ साथ ये लोग इंटरनेशनल मीडिया को भी कंट्रोल किए हुए हैं और जब चाहें अवाम में प्रोपेगेंडा फैला देते हैं। मेरी इस सारी गुफ्तगू के हवाले से किसी को कोई शक व शुबा हो तो मैं उसे तजवीज़ करूँगा कि वो जॉन पर्किंस की मशहूर ज़माना किताब द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ ले। दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है सब समझ में आ जाएगा। बहरहाल इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम अपनी कुदरती खुराक को अपनाएं और शॉर्टकट से बनी हुई हर उस खुराक से खुद भी बचें और ख़ास तौर पर अपनी औलाद को इनसे बचाएं। मसलन पेप्सी, कोक जैसे ड्रिंक, पैक्ड जूसेस, पैक चिप्स, मुख्तलिफ स्नैक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, क्योंकि इनमें भी पैक्ड फ्रोज़न चिकन और पैक्ड लवाजमात इस्तेमाल किए जाते हैं। एदादो शुमार देख लें, यूरोप और अमेरिका के अक्सर ममालिक जहाँ कोरोना अमवात सबसे ज़्यादा होती हैं वहाँ की ज़्यादातर आबादी की खुराक यही बर्गर, पिज़्ज़ा और पैक्ड फूड्स होती है। अभी भी वक्त है कुदरती ग़िज़ा की तरफ लौट आएँ। शहरों वाले भी अपने अपने घरों में गमलों में भी इतनी सब्जियां उगा सकते हैं जो घर की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हों। बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, पेप्सी और बेकरी आइटम से जान छुड़ाएं। मेहमानों की तवाज़ो खजूर, दूध, सत्तू, खुश्क मेवाजात या फलों से करने की कोशिश करें। इस कल्चर को रवाज दें। सादा तर्ज ज़िंदगी में बरकत भी है और आसानी और सेहत भी। जान है तो जहान है। सेहत की कदर करें, ये ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। खुदा हमें अच्छी सोच और अच्छी आदत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।